how much work will be done in increasing the diameter of a soap bubble from 2 centimeter to 5 centimeter. Surface tension of soap solution is 3 into 10 to the power minus 2 Newton meter. चलिए चैट पे आंसर देंगे बेटा। देखो हम 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर कर रहे हैं, मतलब एरिया बढ़ा रहे हैं, सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, मतलब एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, संस्कार का भी सी आ गया है ना। तो एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो कितना, इनिशियल रेडियस 1 सेंटीमीटर है और जो फाइनल रेडियस है वो कितना है। देखो इनिशियल डायमीटर 2 से 5 हो रहा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1 से 2.5, हाफ हो जाएगा। तो इनिशियल रेडियस 1 सेंटीमीटर है, फाइनल रेडियस कितना होगा, ये फाइनल डायमीटर का आधा, दैट इज 5/2 सेंटीमीटर। 5/2 सेंटीमीटर फाइनल रेडियस ये हो रहा है। ठीक, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाता है। अब देखो आपको सिर्फ बबल बोल रहा है, बबल मतलब आप मानोगे बबल इन एयर, मतलब दो फ्री सरफेस। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, T इंटू 2 डेल ए, है ना। अगर सिर्फ बबल बोले तो क्या मानेंगे हम, बबल इन एयर। तो यहां से वर्क डन आ जाएगा T इंटू 2 डेल ए, दैट इज टी कितना दिया है आपको, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 2 इंटू डेल ए, मतलब फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। फाइनल एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई फाइनल रेडियस का स्क्वायर। फाइनल रेडियस कितना है बेटा, 5/2 सेंटीमीटर, तो 5/2 सेंटीमीटर है फाइनल रेडियस। 5/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा। ये हो गया फाइनल रेडियस प्रॉपर ऐसा यूनिट में, उसका स्क्वायर करोगे 5/2 का कितना हो जाएगा, 25/4। 25/4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 4। ये हो जाएगा 4 पाई r² माइनस 4 पाई r²। लेकिन अब की बार क्या होगा, माइनस में r जो होगा वो क्या होगा, r इनिशियल। तो 4 पाई, अच्छा इनिशियल रेडियस को क्या करूंगा मैं, इनिशियल रेडियस है 1 सेंटीमीटर, दैट इज 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, अगर मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 4 पाई फाइनल रेडियस कितना है, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, उसका स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 10 की पावर-4 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से वर्क डन हो जाएगा बेटा, 3 2 6 इंटू 10 की पावर-2 इंटू, अब क्या क्या कॉमन आ रहा है देखो, 4 पाई और 10 की पावर-4, 4 पाई 10 की पावर-4 कॉमन आएगा, बाहर आ जाएगा। 4 पाई इंटू 10 की पावर-4 कॉमन आया, अंदर में क्या बचा देखो, 25/4 माइनस, यहाँ क्या बचा 1, 25/4 माइनस 1, ये आ जाएगा देखो। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे हम, ये हो जाएगा 6 4 * 24, ये देखो 6 और ये 4 पाई का 4, 24 पाई इंटू 10 की पावर-2 और -4 कितना होगा, 10 की पावर-6, और इधर क्या बचा 4 एलसीएम आएगा, तो 21/4। 21/4 इसको सॉल्व करोगे, 4 एलसीएम आएगा, 25 माइनस 4 कितना जाएगा, 21, 21/4। अच्छा 4 और ये 24, यहाँ क्या बचा 6 पाई, वर्क डन हो जाएगा 6 इंटू पाई, पाई की जगह 22/7 लिख रहा हूँ, क्योंकि ये 21 कैंसल होगा, 21 इंटू 10 की पावर-6, 7 3 टाइम्स जाएगा बेटा, तो ये वर्क डन हो जाएगा देखो, है ना। ये आ जाएगा 7 3 टाइम्स, 6 3 18 इंटू 22 आ जाएगा, 18 इंटू 22 को सॉल्व कर लेंगे, 36 36 693, है ना, 396, 396 इंटू 10 की पावर-6, या वर्क डन हो जाएगा 3.96 इंटू 10 टू द पावर-4 जूल। सॉल्व करेंगे तो 3.96 इंटू 10 टू द पावर-4 जूल, ये आ जाएगा आंसर।
Calculate the energy released when 1000 small water drops, each of same radius, 10 to the power minus 7 meter, coalesce to form one large drop. The surface tension of water is 7 into 10 per minus 2 Newton per meter. चार ऑप्शन रहेगा, पहला 2 into 10 पर minus 10 जूल, सेकेंड 4 into 10 पर minus 12 जूल, third 6 into 10 पर minus 10 जूल, and the last is 8 into 10 पर minus 12 जूल. देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉप्स है, कितने हैं 1000 स्मॉल आइडेंटिकल ड्रॉप्स है, ये मिलके एक लार्ज ड्रॉप बना रहे. तो जब भी ध्यान रखना आप, जब भी छोटे छोटे ड्रॉप्स जो है मिलके अगर लार्ज ड्रॉप बनाएंगे तो जो सरफेस एरिया वो कम हो जाता है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे ड्रॉप्स है इनका जो फ्री सरफेस एरिया होगा ये ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कि अगर ये कंबाइन होके एक ड्रॉप बना है. तो यहाँ पर सरफेस एरिया कम हो रहा है. तो सरफेस एरिया जब कम होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, और सरफेस एरिया जब बढ़ता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, मतलब वर्क डन होता है, बाहर से एनर्जी दी जाती है ना. और जब सरफेस एरिया कम होगा तो एनर्जी रिलीज होती है. सरफेस एरिया जब कम होगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज. तो इस केस में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है. इसमें वर्क करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें इनके पास ज्यादा एनर्जी है और इसके पास कम एनर्जी है, तो इनको एनर्जी लूज करना पड़ेगा तब वो ये बन पाएंगे, क्योंकि इसके पास क्या है, कम एनर्जी. तो एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन फॉर्मूला वही होगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू T इंटू डेल ए. क्योंकि यहाँ पर वाटर ड्रॉप्स है, वाटर ड्रॉप्स है मतलब कितना फ्री सरफेस हो गया 1, वाटर ड्रॉप बोल दिया मतलब फ्री सरफेस कितना 1, तो वर्क डन कितना हो जाएगा T डेल ए. अब यहाँ पर T इंटू 2 डेल ए नहीं करेंगे, अब यहाँ पर वर्क डन कितना हो जाएगा T इंटू डेल ए, और यही क्या है, एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज्ड इक्वल्स टू W इक्वल्स टू T इंटू डेल ए. अब यहाँ पर T इंटू डेल ए होगा, ठीक है. तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, डेल ए, डेल ए मतलब फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, है ना. आंसर निगेटिव आएगा, हमको मैग्नीट्यूड से मतलब रहेगा. तो वर्क डन क्या आ जाएगा बेटा, फाइनल एरिया कितना होगा और इनिशियल एरिया कितना होगा, ठीक है. ये भी देख लेंगे इनिशियल एरिया कितना होगा और फाइनल एरिया कितना होगा. तो पहले हम एरिया देख लेते हैं इनिशियल और फाइनल कंडीशन में. इनिशियली क्या था, देखो इनिशियली जब 1000 ड्रॉप्स थे, हर एक का रेडियस कितना था 10 की पावर माइनस 7, ठीक. एक का एरिया कितना होगा बेटा, एक का एरिया, एरिया ऑफ वन ड्रॉप, एरिया ऑफ वन ड्रॉप कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर, आर कितना है 10 की पावर माइनस 7, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 की पावर माइनस 14, दैट इज 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 14 मीटर स्क्वायर. ये एक का एरिया था. तो 1000 ड्रॉप्स का कितना एरिया होगा, इंटू 1000 कर देंगे, एरिया ऑफ 1000 ड्रॉप्स कितना आ जाएगा 1000 मतलब 10 की पावर 3 इंटू ये, तो जब 10 की पावर 3 इंटू ये करोगे तो ये कितना होगा 10 की पावर माइनस 11, कितना आ जाएगा 10 की पावर 3 इंटू 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 14, दैट इज ये आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 11 मीटर स्क्वायर, 4 पाई इंटू 10 पर माइनस 11 मीटर स्क्वायर. ये क्या हो गया, इनिशियल टोटल एरिया, पूरे सिस्टम का इनिशियल एरिया. तो इनिशियल एरिया हमारा आ गया, इनिशियल एरिया आ गया 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 11 मीटर स्क्वायर, ये आ गया इनिशियल एरिया, ठीक. अब फाइनल एरिया कितना होगा, फाइनल एरिया के लिए हमको जो 1000 जो स्मॉल ड्रॉप्स है वो कंबाइन होके जो एक सिंगल ड्रॉप बना रही है उसका पहले रेडियस मालूम होना चाहिए. तो हमने एक फॉर्मूला देखा था बेटा, R इज इक्वल टू एन की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर. लास्ट क्लास में हमने इसको डिराइव किया था. एन क्या है, जितने ड्रॉप्स कंबाइन हो रहे,
तो कितने ड्रॉप्स कंबाइन हो रहे हैं यहाँ पर 1000, तो यहाँ n की जगह क्या लिखेंगे 1000। तो जो है ना छोटे छोटे ड्रॉप्स कंबाइन होके एक लार्ज ड्रॉप बना रहे हैं जिसका रेडियस है कैपिटल आर, और हर एक छोटे ड्रॉप का रेडियस कितना है स्मॉल आर। छोटी ड्रॉप का रेडियस कितना है स्मॉल आर। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, जो रेडियस ऑफ लार्जर ड्रॉप दैट इज कैपिटल आर विल बी n की पावर, n क्या लिखूंगा बेटा 1000, 1000 की जगह 10 की पावर 3 लिख सकते हैं इंटू 1/3 इंटू रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप 10 की पावर -7। तो यहाँ से 3 और 3 कैंसल, रेडियस कितना आ गया देखिए, यहाँ 10 बचेगा, 3 और 3 कैंसल होगा तो 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर -7 कितना हो जाएगा 10 की पावर -6 मीटर। कितना हो गया 10 की पावर -6 मीटर। तो ये क्या हो गया 10 की पावर -6 मीटर क्या हो गया, ये जो एक सिंगल लार्ज ड्रॉप है उसका रेडियस। ठीक, सारे जो ड्रॉप्स हैं मिलके एक सिंगल ड्रॉप बना लिए, इसका रेडियस है r। तो जो फाइनल एरिया होगा उसमें इसका रेडियस हम लेंगे, जो एक लार्ज सिंगल ड्रॉप बनी। तो फाइनल एरिया क्या हो जाएगा, फाइनल एरिया विल बी 4 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, दैट इज 4 पाई इंटू कैपिटल आर कितना है 10 की पावर -6, उसका स्क्वायर कितना होगा 10 की पावर -12 मीटर स्क्वायर। ये हो गया फाइनल एरिया, ये आ गया फाइनल एरिया। तो इनिशियल एरिया हमने निकाल लिया ये, और फाइनल एरिया हमने ये निकाल लिया। ठीक, अब बस वर्क डन निकालेंगे या एनर्जी रिलीज हो जाएगी। वर्क डन विल बी P इंटू डेल ए, टेंशन कितना दिया आपको 7 इंटू 10 की पावर -2 इंटू डेल ए, डेल ए फाइनल एरिया कितना 4 पाई इंटू 10 की पावर -12, 4 पाई इंटू 10 की पावर -12 माइनस 4 पाई इंटू 10 की पावर -11, 4 पाई इंटू 10 की पावर -12 माइनस 4 पाई इंटू 10 की पावर, ये -11 कट गया, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ 4 पाई इंटू 10 की पावर -11, ये आ जा रहा है बेटा। अब कॉमन क्या क्या आ रहा है देखिए, 4 पाई कॉमन आ जाएगा, बाहर निकालो, वर्क डन आ जाएगा 7 इंटू 4 पाई, है ना 7 इंटू 4 पाई की जगह 22/7 इंटू 10 की पावर -2। अच्छा 10 की पावर -11 भी यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 10 की पावर -11, 4 पाई इंटू 10 की पावर -11 कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा 10 की पावर -1 दैट इज 0.1 माइनस, यहाँ क्या बचेगा 10 की पावर 4 पाई इंटू 10 की पावर -11 निकल जाएगा तो 1 बचेगा, है ना। तो ये कैंसिल अगर हम करें 10 की पावर -11 भी कॉमन निकल गए, 10 की पावर -12 की जगह 10 की पावर -11 कॉमन निकाले, यहाँ से 10 की पावर -11 निकलेगा तो 10 की पावर -1 बचेगा, मतलब 0.1 माइनस, यहाँ पूरा निकल जाएगा। तो ये देखिए बेटा 7 और 7 कैंसिल हो गया, वर्क डन 22 इंटू 4 88 इंटू 10 की पावर -2 और -11 10 की पावर -13, और इधर क्या बचा देखिए 0.1 -1, 0.1 -1, 0.1 -1 मतलब नेगेटिव आएगा, मतलब 0.9 -0.9 आएगा, लेकिन हम इसको मैग्नीट्यूड वाइज ले लेते हैं 0.9, है ना। 1 - 0.1 कर दो, है ना। हम कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है वो बता दे रहे हैं, तो माइनस साइन अपने आप हट जाएगा, क्योंकि माइनस साइन ये बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन अगर हम बता दें कि इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है तो फिर उसमें माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा बेटा 88 इंटू 0.9, 88 इंटू 9 8 27 9 79, है ना। ये आ जा रहा है 79.2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 79.2 इंटू 10 की पावर -13, या फिर 7.92 इंटू 10 की पावर -12, या फिर नियरली 8 इंटू 10 की पावर -12, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, इतनी एनर्जी क्या हो रही है रिलीज हो रही है। तो नियरली 8 इंटू 10 की पावर -12 जूल एनर्जी क्या हो रही है रिलीज हो रही है ना। व्हाट शुड बी द प्रेशर इनसाइड a small air bubble of 0.1 millimeter radius situated just below the water surface? Full stop. Surface tension of water is 7.2 into 10 per -2 Newton per meter, and atmospheric pressure is
1.013 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा 1.027 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन 1.047 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन 1.067 into 10 per 5 Newton per meter square, and the last option is 1.087 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए बनाएंगे इसको। क्या पूछ रहा है? व्हाट शुड बी प्रेशर इनसाइड अ स्मॉल एयर बबल of 0.1 millimeter radius situated just below the water surface, है ना? जो बबल है वो ये वाटर सरफेस है, इसके जस्ट नीचे। तो ऑब्वियसली जो इसके बाहर का जो प्रेशर होगा, जो आउटसाइड प्रेशर होगा, वो किसके बराबर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। जो बबल के बाहर का जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो बबल है ये कहाँ पर है? जस्ट वाटर सरफेस के नीचे। जस्ट वाटर सरफेस के अगर अच्छा खासा नीचे रहता तो इसमें वाटर कॉलम भी क्या डालता है? इस पे प्रेशर। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाता? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर कॉलम, ये हो जाता है टोटल। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये जस्ट नीचे है वाटर सरफेस के, इसके ऊपर जो प्रेशर हो, इसके ऊपर कौन होगा? सिर्फ एटमॉस्फेयर होगा। इस बबल के बाहर में जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। मान लो जो अंदर का प्रेशर है, बबल के अंदर का प्रेशर है, वो है पीआई। वो कितना है? पीआई। ठीक, तो ये क्या कौन है बेटा? बबल इन वाटर। बबल इन वाटर है मतलब, या बबल इन लिक्विड है, तो कितना फ्री सरफेस होगा? वन फ्री सरफेस। तो प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड इक्वल्स टू 2T बाई स्मॉल आर। ये आ जाएगा फॉर्मूला। प्रेशर इनसाइड, यहाँ लिख लेते हैं, प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड इक्वल्स टू 2T बाय स्मॉल आर, ये आ जाएगा। और हमको क्या निकालना है? प्रेशर इनसाइड। तो प्रेशर इनसाइड हो जाएगा इज इक्वल टू प्रेशर आउटसाइड दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 2T बाय स्मॉल आर। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे तो अंदर का प्रेशर निकल जाएगा। ठीक है ना? 1.013 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया 1.013 इंटू 10 पर 5 पास्कल प्लस 2T बाई आर। 2 इंटू टेंशन कितना? 7.2 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन रेडियस है 0.1 मिलीमीटर, है ना? 0.1 मिलीमीटर मतलब 0.1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। 0.1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, या फिर बोलो 10 की पावर -4 मीटर। 10 की पावर -4 मीटर, है ना? तो ये आ जाएगा, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा? -4, और ये -2 में नीचे क्या बचा? -2, ऊपर जाके +2। तो ये आ जाएगा 1.013 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 7.2 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 14.4 इंटू, है ना? -2 और -4 में नीचे -2 बचा था, ऊपर जाके 10 की पावर 2 हो गया। ठीक है, अब इसको, इन दोनों को ऐड करना है, तो इसको हमको 10 की पावर 5 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो प्रेशर इनसाइड विल बी 1.013 इंटू 10 की पावर 5 प्लस, ये एक करूंगा तो 3 होगा, इधर आएगा तो 4, तो 0.0144 इंटू 10 की पावर 5, ये आ जाएगा। अब इन दोनों को बस जोड़ना है, तो 1.013 प्लस 0.0144, इधर 4720.1, क्या कितना आ जा रहा है बेटा? प्रेशर इनसाइड 1.0274 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा प्रेशर इनसाइड। कैपिलरिटी लिखेंगे, if a tube of very narrow bore, if a tube of very narrow bore
called capillary, ब्रैकेट में रखेंगे called capillary. If a tube of very narrow bore, ब्रैकेट में लिखेंगे called capillary, is dipped in a liquid, is dipped in a is dipped in a liquid, is dipped in a liquid, comma, it is found that the liquid in the capillary, it is found that it is found that the liquid in the capillary, the liquid in the capillary, it is found that the liquid in the capillary either ascends or descends, either ascends or descends relative to the surrounding liquid, relative to the surrounding liquid, relative to the surrounding liquid. Full stop. This phenomenon is called capillarity. This phenomenon is called capillarity. This phenomenon is called capillarity. लिख लेंगे इसको. This phenomenon is called capillarity. ठीक है. अगर एक ट्यूब ऑफ वेरी नैरो बोर, बोर मतलब रेडियस, है ना, बहुत स्मॉल रेडियस का अगर एक ट्यूब हो, है ना, इसको अगर हम लिक्विड में डिप करेंगे तो ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है, ट्यूब ऑफ वेरी नैरो बोर को हम क्या बोल रहे हैं, कैपिलरी. तो कैपिलरी के अंदर जो लिक्विड है या तो एसेंड करेगा मतलब ऊपर चढ़ेगा, या तो डिसेंड करेगा. किसके कंपेयर में, रिलेटिव टू सराउंडिंग लिक्विड, रिलेटिव टू सराउंडिंग लिक्विड. इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, कैपिलैरिटी. इस फिनोमिनन को बोलेंगे कैपिलैरिटी, है ना. जैसे पहले पानी ऐसा है, पानी का लेवल मान लो एक जैसे है, ठीक. अब इसमें हम ट्यूब को डाल दिए, तो पहले तो ट्यूब के अंदर में पानी का लेवल ऐसा चढ़ गया ऊपर, लिक्विड का लेवल ऐसा चढ़ गया एज कंपेयर टू सराउंडिंग लिक्विड. इस, है ना, इस फिनोमिनन को हम क्या बोलेंगे, कैपिलैरिटी. या हो सकता है किसी केस में ट्यूब के अंदर, है ना, सराउंडिंग लिक्विड के कंपेयर में ट्यूब का जो लेवल है, सराउंडिंग लिक्विड के कंपेयर में ट्यूब का लेवल नीचे आ गया. दोनों में से कुछ भी हो सकता है. इस दोनों फिनोमिनन को हम क्या बोलेंगे, कैपिलैरिटी. दोनों फिनोमिनन को क्या बोलेंगे, कैपिलैरिटी. नोट कर लीजिए, बना लीजिए इसको. सर डिसेंट किसके केस में होता है? होगा ना बेटा, अभी आगे होगा, देखेंगे अपन. पहले इसको लिख लो. ये कौन सा केस ले रहे हैं हम, वाटर इन ग्लास. ये हम कौन सा केस ले रहे हैं, वाटर इन ग्लास. अभी मैंने बोर को अभी डुबाया, अभी पानी चढ़ा नहीं है, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं. अभी पानी तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा, लेकिन अगर नहीं चढ़ा रहता, अभी लेवल अगर एक बराबर रहता तो क्या होता, पहले ये देखेंगे. है ना, तो ये हो गया प्रेशर जस्ट आउटसाइड, प्रेशर जस्ट इनसाइड, प्रेशर जस्ट आउटसाइड, प्रेशर जस्ट इनसाइड, प्रेशर जस्ट आउटसाइड, प्रेशर जस्ट इनसाइड. ठीक. अब इस केस में प्रेशर इस वाटर सरफेस के जस्ट अंदर और बाहर का प्रेशर क्या है, ऑलमोस्ट सेम है. मतलब सेम है. क्यों ऐसा, प्रेशर जस्ट इनसाइड इज इक्वल टू प्रेशर जस्ट आउटसाइड. यहाँ पर जो शेप है ये क्या है, फ्लैट है. फ्लैट है मतलब कोई मेनिस्कस नहीं बन रहा है, ऐसा कोई कर्व सरफेस नहीं बन रहा है. कर्व सरफेस नहीं बनेगा
अगर ये फ्लैट है तो रेडियस को हम क्या लेंगे, इन्फिनिटी लेंगे, तो एक्सेस प्रेशर कितना आ जाएगा, 2T बाई इंफिनिटी, यहाँ दोनों के केस में 2T बाई इंफिनिटी, ये कितना हो गया 0, तो प्रेशर इनसाइड इज इक्वल टू प्रेशर आउटसाइड। इस केस में सरफेस के जस्ट बाहर और जस्ट अंदर का प्रेशर हम क्या लेंगे, सेम। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेनिस्कस का शेप यहाँ क्या है, कर्व्ड है, तो कर्व्ड है तो इस केस में कुछ ना कुछ रेडियस आएगा, मेनिस्कस का कुछ ना कुछ क्या आएगा, रेडियस आएगा, स्मॉल आर। ठीक, तो मेनिस्कस का कुछ ना कुछ रेडियस आएगा, जिसके कारण कुछ ना कुछ प्रेशर डिफरेंस होगा, प्रेशर इनसाइड और प्रेशर आउटसाइड में क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रेशर डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं तो P है ना, कहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा बेटा बताएंगे, प्रेशर कहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा, आउटसाइड। आउटसाइड। आउटसाइड प्रेशर ज्यादा होगा, है ना। तो P नॉट माइनस पी आई इक्वल्स टू 2T बाय स्मॉल आर, या है ना, यहाँ पर बोलना चाहिए P इनसाइड इज इक्वल टू P नॉट माइनस 2T बाय स्मॉल आर। जो अंदर का प्रेशर है, जो अंदर का प्रेशर है ना, इस लेवल में इसके जस्ट लिक्विड के जस्ट अंदर का जो प्रेशर है, ठीक, ये कम है। प्रेशर इनसाइड मतलब यहाँ पर जो लिक्विड सरफेस है उसके जस्ट नीचे का प्रेशर कम है, कितना है, P नॉट माइनस 2T आर, जबकि यहाँ इस केस में लिक्विड के जस्ट नीचे का प्रेशर, इस केस में लिक्विड के जस्ट नीचे का प्रेशर जो है वो क्या है, ज्यादा है, वो मतलब इसके बराबर है, P नॉट के बराबर है। लेकिन यहाँ पर इस लेवल पे देखोगे तो यहाँ पर मतलब बोर के अंदर या कैपिलरी के अंदर सेम लेवल पे यहाँ पर सरफेस के जस्ट नीचे का प्रेशर क्या है, सराउंडिंग सेम लेवल के कंपैरिजन में, है ना। ये बेटा ये लेवल सेम है ना, ये मत सोचना कि ये डेप्थ आने के कारण ये लेवल कम हो गया, ऑलमोस्ट ये लेवल, ये डेप्थ बहुत बहुत कम, छोटा सा डीप करेगा, बहुत कम डिप्रेशन है, बहुत छोटा सा डिप्रेशन है, लेकिन मुझे इसको बड़ा करके दिखाना है ताकि आप लोगों को क्लियर शेप दिखे। अदरवाइज ये ऐसा है, देखो ऑलमोस्ट, ये ऑलमोस्ट जो है शेप क्या होगा, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट जो लेवल जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ये अगर बोर के अंदर की बात करूं तो ये अंदर है ना, सरफेस के जस्ट नीचे का लेवल, और यहाँ पर सरफेस के जस्ट नीचे का लेवल, यहाँ सरफेस के जस्ट नीचे का लेवल, तीनों केस में क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पर कैपिलरी के अंदर में सरफेस के जस्ट नीचे का जो प्रेशर है वो कम है, और बाकी इन दोनों साइड्स में सरफेस के जस्ट नीचे का प्रेशर इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। कितना है, यहाँ पर इन दोनों साइड्स में, इसको मैं पॉइंट ए बोल देता हूँ, है ना, ये हो गया पॉइंट बी। तो दो पॉइंट हम कवर कर रहे हैं, एक कैपिलरी के बाहर पॉइंट ए और दूसरा कैपिलरी के अंदर पॉइंट बी। ए और बी कौन से पॉइंट्स हैं, सरफेस के जस्ट नीचे वाले। तो के पॉइंट ए में जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, P नॉट के बराबर होगा, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, इसके ऊपर तो एयर ही है। यहाँ पर लेकिन क्या हो रहा है, पॉइंट बी में, पॉइंट बी मतलब कैपिलरी के अंदर सरफेस के जस्ट नीचे का प्रेशर कितना है, P नॉट माइनस 2T बाई आर। लेकिन होना सर क्या चाहिए बेटा, इसीलिए आप आर को इन्फिनिटी लिए हैं क्या? तो है ना, बी पॉइंट पर जो प्रेशर है वो ए के कंपैरिजन में 2T बाई स्मॉल आर कम है, तो लेवल इतना बढ़ना चाहिए कि प्रेशर और कितना हो जाए, मतलब लेवल बढ़ने से और कितना प्रेशर मिल जाए, प्लस 2T बाई स्मॉल आर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, बी पॉइंट का भी प्रेशर कितना आ जाएगा, P नॉट के बराबर। तो प्रेशर हमको कितना बढ़ाना है, 2T बाई स्मॉल आर, प्रेशर कितना बढ़ाना है, 2T बाई स्मॉल आर, ताकि P नॉट माइनस 2T बाई स्मॉल आर प्लस 2T बाई स्मॉल आर ये कैंसिल होके बी का भी प्रेशर कितना हो जाए, P नॉट, क्योंकि दोनों का प्रेशर हमको क्या रखना है, सेम रखना है। तो प्रेशर हमको कितना बढ़ाना है, 2T बाय स्मॉल आर, तब जाके सेम लेवल में प्रेशर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, है ना, तो सेम लेवल पे देखो, मान लो ये जब h हाइट चढ़ता है वाटर, h हाइट चढ़ने के बाद वाटर का चढ़ना बंद हो गया, वाटर कितना हाइट ऊपर चढ़ा,
h हाइट चढ़ा, किसके कंपैरिजन में, इस लेवल के। तो वाटर कितना हाइट चढ़ा, h हाइट चढ़ा। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर प्रेशर कितना बढ़ गया बेटा, h रो जी, प्रेशर और कितना बढ़ गया, h रो जी। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर प्रेशर कितना बढ़ गया, h रो जी। तो नेट प्रेशर कितना हो गया, है ना, प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट बी। अब यहाँ पर चढ़ना बंद हो गया, मतलब दोनों का प्रेशर क्या हो गया, एक बराबर। दोनों का प्रेशर कितना हो गया, एक बराबर हो गया। तो यहाँ से पॉइंट बी का प्रेशर कितना हो गया, पहले पॉइंट बी का प्रेशर कितना था, पी नॉट माइनस 2T/R। अभी कितना हो गया, प्लस एच रो जी, ये और बढ़ गया। और पॉइंट ए का प्रेशर कितना है, पी नॉट। पॉइंट ए का प्रेशर कितना है, पी नॉट। लेकिन यहाँ से पी ए बराबर पी बी होगा। पॉइंट ए का प्रेशर और पॉइंट बी का प्रेशर बराबर हो गया, तभी तो ये वाटर लेवल चढ़ना बंद हो गया। तो यहां से अगर दोनों को इक्वल करें तो हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट इक्वल्स टू पी नॉट माइनस 2T/r प्लस एच रो जी। यहाँ से पी नॉट कैंसिल हो गया, एच रो जी आ गया 2T/r। ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आया, ये आया, हाइट कितनी आ गई, 2T/r रो जी। कितनी हाइट चढ़ा, 2T/r रो जी। ये पूछता है बेटा क्वेश्चन में कि कितनी हाइट चढ़ा, पानी जो है, वाटर जो है कितनी हाइट तक गया, कितने लेवल तक राइज होगा। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 2T/r रो जी। T is the surface tension of liquid, small r is the radius of meniscus, rho is the density of liquid and g is acceleration due to gravity। आप डायरेक्टली यहां से फॉर्मूला निकाल सकते हो कि जो प्रेशर जो बढ़ा, वो जो प्रेशर की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए प्रेशर बढ़ेगा, जितनी कमी है उसको पूरा करने के लिए। तो कमी कितनी है, 2T/r। प्रेशर कितना बढ़ा, एच रो जी। तो एच रो जी विल कंपनसेट द 2T/r। तो सीधा सीधा हम यहाँ से एच रो जी विल बी इक्वल टू 2T/r लिख के डायरेक्टली यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब इसमें कुछ डाउट है तो डिस्कस कर लो, है ना। तो वाटर इन ग्लास के केस में, है ना, वाटर इन ग्लास, वाटर इन ग्लास, इसके केस में कैपिलरी राइज होगी, मतलब लिक्विड का, वाटर का लेवल जो है कैपिलरी के अंदर राइज होगा एज कंपेयर टू सराउंडिंग लिक्विड। और कितना राइज होगा, 2T/r रो जी। पहले इसको लिख लीजिए। और है ना, इसका रेडियस है कैपिटल आर, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगी डायमीटर होगी, ये सेंटर है, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस। ये आ जाएगा कैपिटल आर। ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। थीटा। तो यहाँ से देखो ये वाला एंगल, ये हाइपोटेनियस हो गया, है ना, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया, बेस। तो है ना, ये वाला एंगल जो है ये थीटा है। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा हो गया, बेस कितना, कैपिटल आर, और हाइपोटेनियस कितना, स्मॉल आर, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से हम, यहाँ पर कैपिटल आर क्या है बेटा, यहाँ पर कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ कैपिलरी, रेडियस ऑफ कैपिलरी। और स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस। मेनिस्कस का रेडियस मतलब ये जो डिप्रेशन बन रहा है, इसको अगर स्फीयर में कन्वर्ट कर देंगे तो उसका जो रेडियस होगा उसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ मेनिस्कस। और कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ कैपिलरी। तो यहाँ से स्मॉल आर क्या आ जाएगा, कैपिटल आर बाई कॉस थीटा, कैपिटल आर बाई कॉस थीटा। और हाइट का फॉर्मूला कितना है, 2T/r रो जी। यहाँ से 2T अपॉन स्मॉल आर की जगह क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर बाई कॉस थीटा रो जी। ये कॉस थीटा ऊपर जाएगा, और हाइट विल बी 2T कॉस थीटा बाई कैपिटल आर रो जी। अब ये जो हम फॉर्मूला है ये किसके टर्म में डिराइव किए, कैपिटल आर के। व्हाट इज कैपिटल आर, लिख लेंगे। कैपिटल आर क्या है बेटा, रेडियस ऑफ कैपिलरी। स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस।
थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। थीटा इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। थीटा किस पे डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड बोथ। किसी एक के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। अब अगर इसमें है ना, यहाँ पर अगर ये जो कैपिलरी है या फ्लूइड है, दोनों में से कोई एक चेंज कर दोगे तो थीटा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो थीटा इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बोथ लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक, और रो तो ठीक है। टी इज द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। टी इज सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड एंड एच क्या है? कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज और फॉल, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला लगेगा। अगर किसी केस में यहाँ पर कैपिलरी के अंदर लिक्विड का लेवल सराउंडिंग लेवल से नीचे जाता है तो उसको बोलेंगे कैपिलरी फॉल। तो कितना हाइट फॉल हुआ उसका भी फॉर्मूला यही होगा, है ना। दोनों फॉर्मूले, दोनों केस में फॉर्मूले सेम होंगे, इसको नोट कर लो पहले। कैपिलरी राइज और फॉल दोनों का फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। Angle of contact, that is theta. It is defined as the angle between tangents to solid and liquid surfaces at a point of contact inside the liquid. Next लिखेंगे, it depends on nature of solid and liquid both. It depends on nature of solid and liquid both. It depends on nature of solid and liquid both. And for concave meniscus, it is acute, and for concave meniscus, it is acute. Acute मतलब less than 90. While for convex, it is obtuse. While for convex, it is obtuse. है ना। कॉन्केव मेनिस्कस के लिए जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो एक्यूट होता है, जबकि कॉन्वेक्स मेनिस्कस के लिए ऑब्ट्यूस होता है। पहले लिख लो इसको, देख लो, है ना। ये है, देखो, ये टेंजेंट टू सॉलिड हो गया, है ना। दिस इज टेंजेंट टू लिक्विड। तो ये वाला जो एंगल है, एंगल बिटवीन टेंजेंट टू सॉलिड एंड टेंजेंट टू लिक्विड इनसाइड द लिक्विड, ये एंगल को हम क्या बोलेंगे? थीटा। इसी को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ कांटेक्ट। थीटा इसी को बोलेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब कॉन्वेक्स मेनिस्कस के केस में टेंजेंट टू लिक्विड ये हो गया, सॉरी टेंजेंट टू सॉलिड ये हो गया, और ये हो गया टेंजेंट टू लिक्विड। ये वाला जो एंगल है, ये इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो कॉन्केव मेनिस्कस के केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? लेस देन 90। कॉन्वेक्स मेनिस्कस के केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? मोर देन 90। और अगर मेनिस्कस फ्लैट होगा ऐसा, तो टेंजेंट टू सॉलिड ये हो गया, टेंजेंट टू लिक्विड ये हो गया। थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। एच का फॉर्मूला क्या होता है? 2t cos थीटा बाई आर रो जी। कॉस 90 हो जाएगा 0, तो हाइट क्या हो जाएगी? 0। तो ना कैपिलरी राइज होगा ना कैपिलरी फॉल। किस केस में? जब मेनिस्कस क्या होगा? फ्लैट होगा। जब मेनिस्कस फ्लैट होगा। जब मेनिस्कस कॉन्केव होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? देखो, हाइट का 2t cos थीटा बाई आर रो जी, है ना। तो जब मेनिस्कस कॉन्केव होगा तो थीटा एक्यूट रहेगा, तो कॉस थीटा क्या आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा तो हाइट बढ़ेगी। और थीटा अगर ऑब्ट्यूस रहेगा तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा? निगेटिव होगा। निगेटिव मतलब हाइट क्या हो जाएगी?
सराउंडिंग के कंपैरिजन में हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, नोट कर लेंगे यहां तक। इट इज क्लियर दैट द कैपिलैरिटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड बोथ, दैट इज on T, comma, rho, comma, theta and R. T, rho, theta and R. T किसकी प्रॉपर्टी है, लिक्विड की, ठीक है। रो किसकी प्रॉपर्टी है, लिक्विड की। थीटा किसकी प्रॉपर्टी है, दोनों की, सॉलिड एंड लिक्विड की। आर किसकी प्रॉपर्टी है, डायमीटर की किसकी प्रॉपर्टी हो गई, सॉलिड की। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करेगी कैपिलैरिटी। पहला एग्जांपल है वाटर इन ग्लास। वाटर इन ग्लास के केस पे मेनिस्कस कॉन्केव होगा, कैपिलरी राइज होगी, थीटा इज एंगल ऑफ कांटेक्ट इज लेस देन 90। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाटर इन सिल्वर है ना, वाटर फ्लूइड है, सिल्वर का क्या बना है, ट्यूब बना है, कैपिलरी बनी। तो सिल्वर की कैपिलरी है ना, वाटर के अंदर अगर सिल्वर की कैपिलरी को डुबाते हैं तो कोई राइज नहीं होगा ना, नो राइज नो फॉल, है ना, जैसा लेवल है वैसे ही रहेगा। यहाँ पर मेनिस्कस जो रहेगा ये फ्लैट रहेगा, ठीक है। तो थीटा कितना हो जाएगा, 90, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90, हाइट 0, वाटर इन सिल्वर। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर हम फ्लूइड ले मरकरी का और उसके अंदर ग्लास की कैपिलरी को डिप करें तो लेवल जो होगा मरकरी का वो सराउंडिंग लेवल के कंपैरिजन में फॉल होगा। यहाँ पर थीटा क्या हो जाता है, ऑब्ट्यूज हो जाता है, 90 डिग्री से ज्यादा, मेनिस्कस कॉन्वेक्स हो जाता है, हाइट क्या आ जाती है, नेगेटिव आती है। ये एग्जांपल कौन सा लेंगे, मरकरी इन ग्लास। ये एग्जांपल है मरकरी इन ग्लास, लिख लेंगे, है ना। ये मैं कौन सा केस ले रहा हूँ, मरकरी, है ना, मरकरी इन ग्लास। तो इस केस में जो ग्लास के अंदर मरकरी है उसका शेप क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। अब शेप कॉन्वेक्स हो गया, हमको मालूम है कि अंदर वाला मतलब कॉनकेव साइड का प्रेशर ज्यादा होता है, ये बाहर साइड हो गया, कॉन्वेक्स साइड हो गया, तो यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा। तो होगा क्या, यहाँ पर प्रेशर एट ए कितना है बेटा, पी नॉट के बराबर प्रेशर रेट है, क्योंकि ये फ्लैट मेनिस्कस है, अंदर बाहर का प्रेशर बराबर। यहाँ पर क्या हो जाए, will be P naught plus 2T by small r, P naught plus 2T by, अब यहाँ पर स्मॉल r क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ मेनिस्कस, रेडियस ऑफ मेनिस्कस, ठीक। तो यहाँ से अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, सेम लेवल में प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम, सेम लेवल में प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब सराउंडिंग लेवल जो है, क्योंकि यहाँ का प्रेशर ज्यादा है तो ये कैपिलरी के बाहर का लेवल नहीं चढ़ेगा ऊपर, ताकि यहाँ का प्रेशर सेम हो जाए, ऐसा नहीं होता। कैपिलरी के अंदर ही जो होगा, जो भी होना होगा वो कहाँ होगा, कैपिलरी के अंदर। अब कैपिलरी का लेवल बढ़ेगा तो यहाँ का प्रेशर तो और बढ़ जाएगा, इसलिए कैपिलरी का लेवल डाउन, कैपिलरी का लेवल क्या होगा, डाउन होगा। कब तक डाउन होगा, कब तक डाउन होगा, सर जब तक इक्वल ना हो जाए। हाँ, जब तक क्या होगा, देखो डाउन होते जाएगा। तो जैसे मान लो यहाँ पर आके रुक गया, अब इसके करस्पॉन्डिंग इस पॉइंट के ऊपर कुछ हाइट भी तो है, अब यहाँ इस लेवल का प्रेशर है ना, कितनी हाइट है, मान लो h, तो मान लो मेनिस्कस जो है h हाइट नीचे आने के बाद रुक गया, इसका मतलब यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर अब क्या हो गया, एक बराबर। क्यों, क्योंकि पहले यहाँ का प्रेशर ज्यादा था, ऐसा नहीं है कि अब इसके नीचे जाने के से यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा, इसका प्रेशर तो उतना ही होगा, सराउंडिंग के प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। तो सराउंडिंग का प्रेशर कब बढ़ सकता है, जब हम नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे तो नीचे जाओगे, मान लो मेनिस्कस यहाँ पहुंचा तो पॉइंट यहाँ पहुंचा होगा, सेम लेवल यहाँ पर होगा, इसकी जो हाइट होगी एच रो जी, है ना, इसके ऊपर मान लो कितनी हाइट का वाटर कॉलम है, एच डैश हाइट का, तो यहाँ पर कितना प्रेशर आ जाएगा इस पॉइंट पर, पी नॉट प्लस एच डैश रो जी। लेकिन
हो सकता है इसका प्रेशर और इसके अंदर का प्रेशर अभी बराबर नहीं हुआ, प्रेशर क्योंकि बराबर नहीं हुआ है तो ये और नीचे जाएगा, जब और नीचे जाएगा यहाँ पहुंचेगा तो हो सकता है इस पॉइंट के कारण इस पॉइंट के ऊपर जो हाइट ऑफ वाटर कॉलम है ये उतना प्रेशर नहीं दे पा रही है जो इसके बराबर हो जाए। अल्टीमेटली यहाँ इस पॉइंट में आके रुका है, इसका मतलब क्या है कि इस हाइट का है ना, इस पॉइंट के ऊपर जो हाइट है h, उसके कारण जो प्रेशर बढ़ा है ना, इस हाइट के कारण जो प्रेशर बढ़ा है इसके कारण इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे और पॉइंट बी में प्रेशर क्या हो गया, सेम हो गया, प्रेशर क्या हो गया, सेम हो गया। जो डेफिसिट थी यहाँ पर इस ट्यूब के बाहर, जो प्रेशर की कमी थी वो सर्टेन हाइट नीचे जाने के बाद वो प्रेशर की कमी क्या हो गई, पूरी हो गई। लेकिन नीचे जाते जाओगे तो पॉइंट के ऊपर में हाइट बढ़ती जाएगी, किसकी बढ़ती जाएगी, फ्लूइड कॉलम की, फ्लूइड कॉलम की हाइट बढ़ती जाएगी तो प्रेशर बढ़ते जाएगा, है ना। मान लो यहाँ पर प्रेशर था 100 एटमॉस्फेयर, एक एग्जांपल, और यहाँ का प्रेशर है मान लो 40 एटमॉस्फेयर, तो ये दोनों का लेवल सेम है, तो प्रेशर यहाँ का भी कितना होना चाहिए, 40 एटमॉस्फेयर, सॉरी 100 एटमॉस्फेयर। तो अब ये ऊपर तो जा नहीं सकता, ऊपर जाएगा तो यहाँ का प्रेशर और बढ़ जाएगा, तो इसको नीचे जाना पड़ेगा, नीचे जाओगे लिक्विड में, नीचे जाते जाओगे तो प्रेशर बढ़ते जाएगा लिक्विड कॉलम के कारण, और नीचे जाओ नीचे जाओ, एच हाइट नीचे जाने के बाद यहाँ का भी, यहाँ का प्रेशर मान लीजिए आ गया है 100 एटमॉस्फेयर, तो उसी हाइट में जाके उसी लेवल पे जाके लिक्विड क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि इसके अंदर का प्रेशर तो 100 एटमॉस्फेयर है ही, यहाँ का भी प्रेशर कितना है 100 एटमॉस्फेयर, सेम लेवल में प्रेशर क्या हो गया, सेम हो गया। अब लिक्विड जो है फर्दर फॉल होना रुक जाएगा। तो ये एच रो जी क्या कर रहा है बेटा, ये एच रो जी जो प्रेशर है किसको कंपनसेट कर रहा है, डेफिसिट को। डेफिसिट कितना है ना, इसकी इस है ना, इस पॉइंट का जो प्रेशर है वो इस पॉइंट के कंपैरिजन में कितना कम है, 2T/R, कितना कम है, 2T/R। तो नीचे जाने से हाइट बढ़ रही है एच रो जी के कारण, जो प्रेशर बढ़ रहा है वो कितना बढ़ना चाहिए, 2T/R के बराबर। तो क्या आ जाएगा, तब यहाँ का भी प्रेशर देखो, पॉइंट ए से नीचे जाओ तो अब ये वाला जो पॉइंट है बी के सामने वाला जो पॉइंट है इसका प्रेशर कितना हो गया, एच रो जी, पी नॉट प्लस एच रो जी। अब ये दोनों अगर प्रेशर बराबर हो गए, पी नॉट प्लस एच रो जी किसके बराबर हो गया, पी नॉट प्लस 2T/R के, फिर से एच रो जी कितना आ गया, 2T/R के, तो यहाँ से एच कितना आ गया, 2T/r रो जी, कितना आ गया, 2T/r रो जी, फॉर्मूला वही आ गया फिर से। लेकिन यहाँ पर एच क्या है, जितने हाइट तक नीचे गया कौन, मरकरी का लेवल, कितनी हाइट तक नीचे गया, कितनी हाइट तक, 2T/r रो जी। क्लियर हो रहा है क्या ये पॉइंट, अब ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना, अब इसको लिखाने की जरूरत नहीं है, आप लोग लिखना चाहें तो लिख लेंगे, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि दोनों केस में फॉर्मूला सेम रहेगा, चाहे लेवल अप हो चाहे डाउन हो, कितना कैपिलरी राइज हुआ कितना कैपिलरी फॉल हुआ, दोनों के केस में फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। मुझे दूसरा चीज लिखाने की जरूरत नहीं है ना, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो लिखाने की जरूरत नहीं, चाहे लेवल राइज हो चाहे फॉल हो, दोनों के लिए आपको फॉर्मूला सेम लिखना है। और कैसे फॉल हुआ है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, नोट कर लीजिए यहाँ तक। क्या बोल रहा है बेटा, फॉर अ गिवन लिक्विड एंड सॉलिड एट अ गिवन प्लेस, है ना, गिवन मतलब कांस्टेंट, मतलब लिक्विड और सॉलिड वही रहे और जगह भी वही रहे, तो लिक्विड भी चेंज नहीं हो रहा, सॉलिड भी चेंज नहीं हो रहा, तो रो कांस्टेंट रहेगा, टी कांस्टेंट रहेगा, थीटा कांस्टेंट रहेगा, और जगह चेंज नहीं हो रही तो जी भी क्या होगी, कांस्टेंट। तो कैपिलरी राइज या फॉल का फॉर्मूला क्या है, H इक्वल्स टू 2T cos थीटा बाई कैपिटल R रो जी। अब क्या क्या कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, टेंशन कांस्टेंट है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तो H इंटू आर क्या आ गया बेटा, कांस्टेंट। यहाँ पर R क्या है, कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ कैपिलरी, रेडियस ऑफ कैपिलरी। तो यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है कि H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब अगर सारी चीजें सेम रखोगे तो फिर जिस ट्यूब का रेडियस कम होगा उसमें कैपिलरी राइज ज्यादा होगा, जो मतलब जो ट्यूब नैरो होगा, नैरो है मतलब उसका रेडियस है ना, क्रॉस सेक्शन का रेडियस कम होगा, उसमें कैपिलरी राइज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये ध्यान रखेंगे, H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, लेसर द रेडियस ऑफ कैपिलरी greater will be rise and vice versa।
देखो अगर तीनों केस में मेनिस्कस का रेडियस सेम है ना, एच क्या होता है 2t/r(ρg), है ना। तीनों ट्यूब्स जो हैं ये सेम मटेरियल के बने हों, ग्लास के हों या जैसे भी हो, सेम मटेरियल के बने हो, लिक्विड भी वही हो, तो फिर जो हाइट होगी, अगर रेडियस ऑफ मेनिस्कस भी सेम है, स्मॉल आर भी सेम है, तो हाइट जो होगी तीनों में भी क्या होगी, सेम होगी। मतलब इनका देखो, इन दोनों का शेप अलग अलग है, तो हाइट, वर्टिकल हाइट जो है चेंज, वर्टिकल हाइट अलग अलग नहीं है, दोनों में सेम है। क्यों? दोनों में लिक्विड सेम है, दोनों का मेनिस्कस, रेडियस ऑफ मेनिस्कस हम सेम मान रहे हैं, लिक्विड वही है तो टेंशन भी वही है, डेंसिटी भी वही है, आर भी वही है, तो हाइट भी क्या होगी, वर्टिकल हाइट भी क्या होगी, सेम होगी। इट विल नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ कैपिलरी। यहाँ देखो ऐसा सांप जैसे शेप है ना, एस शेप्ड बोल दो, और यहाँ ऐसा सीधा सीधा शेप है, स्ट्रेट ट्यूब शेप्ड है, लेकिन शेप चेंज हो गया दोनों में, कैपिलरी का शेप चेंज हो गया, लेकिन क्योंकि रेडियस ऑफ मेनिस्कस सेम है इसलिए दोनों में वर्टिकल राइज क्या होगी, सेम होगी। अब यहाँ पर भी देखो, भले मैं ट्यूब को टिल्ट कर दिया, लेकिन रेडियस ऑफ मेनिस्कस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेडियस ऑफ मेनिस्कस अगर सेम है, बाकी सारी चीजें सेम है, तो वर्टिकल हाइट भी क्या होगी, यहाँ पर भी क्या होगी, सेम होगी। तो चाहे आप ट्यूब को सीधा रखो चाहे तिरछा कर दो, जो वर्टिकल हाइट होगी वो क्या होगी बेटा, सेम होगी। वर्टिकल हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दो एग्जाम्पल हमको क्या बताते हैं, ए और बी हमको ये बताते हैं दैट द वर्टिकल हाइट या कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ कैपिलरी। ठीक, और ये क्या बताता है कि अगर आप ट्यूब को थोड़ा सा तिरछा भी कर दो, इंक्लाइंड भी कर लो, तो भी वर्टिकल हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन इसके अंदर जो वाटर का लेवल है और इसके अंदर जो वाटर का लेवल है, ये दोनों, मतलब इसमें पानी जितना है, इसके अंदर में जितनी लेंथ में वाटर है और इसके अंदर में जितनी लेंथ में वाटर है, ये दोनों अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पर तो h हाइट है और h लेंथ में वाटर है, लेकिन मान लो यहाँ यहाँ है l लेंथ में वाटर है और ये एंगल है मान लो थीटा, तो यहाँ से ये हो जाएगा बेस हो गया, है ना, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस, है ना, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज h अपॉन हाइपोटेनियस l, ये ले सकते हैं। देयरफॉर l विल बी h बाई साइन थीटा। l कितना हो जाएगा बेटा, h बाई साइन थीटा। तो कितनी लेंथ में पानी है यहाँ पर हम ऐसा निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि जो वर्टिकल लेवल है वाटर का वो चेंज नहीं होगा, लेकिन कितनी लेंथ, ट्यूब के अंदर कितनी लेंथ में वाटर है, तो वो निकालने का फॉर्मूला ये होगा। अब वर्टिकल है और तिरछा कर दो, दोनों में ट्यूब के अंदर में कितनी लेंथ तक वाटर है वो अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर कितनी लेंथ तक वाटर है, h लेंथ तक, एक्स्ट्रा वाटर की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल लेवल के एक्स्ट्रा कितनी लेंथ तक है, h लेंथ तक। यहाँ पर कितनी लेंथ तक वाटर है, l लेंथ तक। l लेंथ तक वाटर है, उसको निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा इज h बाई l, जैसे l क्या आ जाएगा, h बाई साइन थीटा। तो ये क्या निकाले हम, कि ट्यूब के अंदर कितनी लेंथ तक पानी है। लेकिन अगर पूछे कि वर्टिकल हाइट कितनी है दोनों में, वाटर लेवल कितना है, कैपिलरी राइज कितनी है, तो दोनों में सेम। आ रहा है आप लोगों को ये समझ में? यस सर। क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ कैपिलरी ऑफ insufficient length, that is L less than H, the liquid will not flow from the upper end like a fountain. Instead, the liquid after reaching the upper end will increase the radius of its meniscus such that HR will be equals to LR dash. लिख लीजिए इसको पहले। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मान लो जो मेनिस्कस का जो रेडियस है वो है स्मॉल r, और कैपिलरी राइज होना है h हाइट तक, है ना, कैपिलरी राइज होना है h हाइट तक, ये लेवल है। यहां से कंपैरिजन में कैपिलरी राइज होना है h हाइट तक, ठीक। लेकिन ट्यूब के पास, ट्यूब इतनी, है ना, ये नॉर्मल सरफेस के ऊपर ट्यूब इतनी हाइट तक है ही नहीं, ट्यूब इतना सफिशिएंट हाइट तक है ही नहीं,
ट्यूब की लेंथ उतनी ज्यादा नहीं, ट्यूब की लेंथ मान लो यहाँ तक, तो ट्यूब की लेंथ ज्यादा नहीं है, लेकिन वाटर को कितना चढ़ना है, h हाइट तक। ट्यूब की लेंथ मान लो यहाँ तक है, इतना, ट्यूब की लेंथ इतनी ही है ना, ट्यूब की लेंथ इतनी है, जबकि वाटर को इतनी हाइट तक चढ़ना है। ट्यूब की लेंथ कितनी है, कैपिटल एल। तो ऐसा नहीं होगा कि पानी ऊपर तक जाए और बह जाए, बाहर नहीं बहेगा पानी, बाहर नहीं जाएगा, लिक्विड जो है बाहर ओवरफ्लो नहीं करेगा। इंस्टेड ये क्या करेगा, अपने रेडियस ऑफ मेनिस्कस को क्या कर लेगा बेटा, बढ़ा लेगा। रेडियस ऑफ मेनिस्कस को क्या कर लेगा, बढ़ा लेगा। उससे होगा क्या, देखो, है ना, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2t बाय स्मॉल आर रो जी। बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है। अगर रेडियस ऑफ मेनिस्कस को, है ना, हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ मेनिस्कस, अगर रेडियस ऑफ मेनिस्कस को बढ़ा लें तो जितने लेवल तक कैपिलरी राइज हो रहा है, वाटर का लेवल राइज हो रहा है, वो कम हो जाए। कैपिलरी राइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि रेडियस ऑफ मेनिस्कस को आपने क्या किया, बढ़ा दिया। तो अगर रेडियस ऑफ मेनिस्कस बढ़ जाए तो जितनी हाइट तक वाटर को चढ़ना है उससे कम हाइट तक चढ़ेगा वो, और वहां चढ़ के रुक जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, रेडियस ऑफ मेनिस्कस को इतना बढ़ा लेगा, है ना, रेडियस ऑफ मेनिस्कस को इतना बढ़ा लेगा बेटा, ये ऐसा कर लेगा ताकि रेडियस ऑफ मेनिस्कस ज्यादा हो जाए, है ना। रेडियस ऑफ मेनिस्कस मान लो कितना हो गया, आर डैश। तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस बढ़ने से क्या होगा, रेडियस ऑफ मेनिस्कस बढ़ने से जो कैपिलरी राइज है वो कम हो जाएगी, तो एल लेंथ में ही काम हो जाएगा। एल लेंथ के करस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ मेनिस्कस बढ़ेगा, मतलब रेडियस ऑफ मेनिस्कस इतना बढ़ेगा कि कैपिलरी राइज कितनी हो, एल लेंथ के बराबर। मतलब नॉर्मल लेवल से जितना हाइट तक कौन है, कैपिलरी है, उतनी हाइट तक वाटर का लेवल राइज हो और रुक जाए, उसी के करस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ मेनिस्कस क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, कितना बड़ा, एल एल इक्वल्स टू 2t बाय आर डैश रो जी, 2t बाय आर डैश रो जी। यहाँ पर h इंटू आर इक्वल्स टू 2t बाय रो जी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, L इंटू आर डैश विल बी इक्वल टू 2t बाय रो जी। हम क्या लिख सकते हैं, h इंटू आर इक्वल्स टू एल इंटू आर डैश, h इंटू आर इक्वल्स टू एल इंटू आर डैश। इस फॉर्मूले से हम नया रेडियस ऑफ मेनिस्कस निकाल सकते हैं, या नई हाइट, जितनी हाइट तक वाटर चढ़ेगा वो निकाल सकते हैं, है ना। ये पुराना हाइट दिया है ना, कैपिलरी का जो है ओरिजिनल लेंथ, मतलब एक्चुअल में इतनी हाइट तक चढ़ना था अगर रेडियस ऑफ मेनिस्कस इतना होता, लेकिन अगर रेडियस ऑफ मेनिस्कस हम बढ़ा के इतना कर दें तो अब वाटर कितनी हाइट तक चढ़ेगा, तो इतनी हाइट तक, है ना। इसमें आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, H विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। रेडियस ऑफ फ्लूइड अपने आप अपने रेडियस ऑफ मेनिस्कस को बढ़ा लेगा, और जितनी हाइट का ट्यूब है उतनी हाइट तक ऊपर चढ़ेगा और रुक जाएगा। ये बाहर नहीं बहेगा, पानी बाहर नहीं बहेगा, ये जो भी लिक्विड है, फ्लूइड है, वो बहेगा नहीं, अपने रेडियस ऑफ मेनिस्कस को क्या कर लेगा, बढ़ा लेगा। आ रहा है क्या समझ में आप लोगों को ये, यस सर। है ना। इसमें लिखेंगे कैपिलैरिटी हैज लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। फर्स्ट लिखेंगे द ऑयल इन द विक of a lamp rises due to capillary action of threads in the wick। wick मतलब वही जो अंदर में बाती रहता है ना, लैम्प के अंदर में डूबा हुआ रहता है, वो थ्रेड का बना हुआ रहता है। थ्रेड, थ्रेड इज लाइक अ कैपिलरी, उसके, है ना, उसके अंदर में नैरो बोर होता है, वो एक पाइप के जैसे होगा, कैपिलरी के जैसे होगा। तो कैपिलरी एक्शन के ही कारण जो है जो बाती है उसमें क्या होता है, लिक्विड ऊपर जाता है, पूरा ऊपर तक गीला कर देता है ना। तो द ऑयल इन द विक ऑफ अ लैम्प राइजेस ड्यू टू कैपिलरी एक्शन ऑफ थ्रेड्स इन द विक, के कारण, है ना। So action of towel in soaking up moisture from the body is due to capillary action of cotton in towel। नेक्स्ट लिखेंगे
the root hairs of plants, the root hairs of plants, the root hairs of plants draw water from the soil, draw water from the soil. The root hairs of plants draw water from the soil through capillary action, through capillary action, है ना। तो रूट हेयर्स जो होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाते हैं, है ना। ये इनका भी जो एब्जॉर्प्शन होता है ये होता है थ्रू कैपिलरी एक्शन।